गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक चल रहा है विनियोग के साधन कौन कौन से हैं कि हम अपनी सेविंग है वो किन किन माध्यम के द्वारा कर सकते हैं। अपनी बचत को कौन कौन से साधन अपनाकर बचत कर सकते हैं। तो मैंने पिछली क्लास में बताया था कि सबसे पहले जो बचत का जो साधन है, विनियोग का जो साधन है वो क्या है, जो सभी लोग उसके बारे में जानते हैं वो है बैंक की बात की थी। आज हम बात करते हैं डाकघर की। डाकघर बचत बैंक, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक बोलते हैं। अल्प बचत को प्रोत्साहन देने के लिए भारत सरकार द्वारा डाकघर बचत बैंक की स्थापना की गई। भारत में सन 1982 से डाकघर बचत बैंक कार्यरत है। 1982 में डाकघर की स्थापना हुई थी, तभी से इसका कार्य चल रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? जनता को मितव्ययी बनाना तथा अल्प बचत को प्रोत्साहन देना, कि लोग हैं वो थोड़े से पैसों से अपनी बचत की शुरुआत कर सकते हैं और उसमें उनको प्रोत्साहित करना था कि थोड़ी अमाउंट से वो अपना बचत कर सकते हैं और धीरे धीरे वो बचत को अपनाकर जो अनावश्यक खर्चे हैं उनसे बच सकें। उनसे बचने के लिए डाकघर स्कीम चलाई गई। शुरू में जब बैंकों का इतना अधिक विकास नहीं हुआ था, तब गाँव में डाकघर ही बचत बैंक का कार्य करते थे। जब डाकघर की स्थापना हुई थी उस समय पे बैंक का इतना अधिक प्रचलन में नहीं था। जो लोग थे वो सेविंग डाकघर में जाकर करते थे। लेकिन आजकल क्या है, आजकल ज़्यादातर लोग अपनी सेविंग को बैंक में करते हैं। बचत बैंक का कार्य करते थे और जनता के धन को सुरक्षित रखने के साथ ही उन्हें ब्याज भी देते थे। आज भी जिन गांव में अथवा उनके पास आसपास बैंक नहीं है, वहाँ अल्प बचत एवं विनियोग का जो कार्य करता है वो आज भी डाकघर ही करता है। इसमें ब्याज दर अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों की अपेक्षा 1-2% अधिक होता है, अतः जनता को अधिक ब्याज मिलता है। बचत की छोटी छोटी धनराशि को डाकघर एकत्रित करती है और उस पूंजी को सरकार देश के विकास कार्यों में लगाती है। डाकघर प्राय सभी गांवों में है और बचत का कार्य करता है। शहरों में अथवा बड़े कस्बों में एक से अधिक डाकघर भी होते हैं। इसमें धन विनियोजित करने का तरीका बहुत ही सरल व आसान है। इसमें क्या है, डाकघर में अनपढ़ एवं निरक्षर व्यक्ति भी अपना खाता डाकघर बचत बैंक में खोल सकते हैं। बचत बैंक में डाकघर में अपना खाता खुलवाकर अपना धन विनियोजित कर सकता है। डाकघर की बचत योजनाएं बैंक की बचत योजनाओं से काफ़ी मिलती जुलती योजनाएं होती हैं ये, परंतु इसमें चालू खाता नहीं होता है। इसमें बचत खाता एवं अन्य कई ऐसी योजनाएं होती हैं जिसमें व्यक्ति धन जमा करवाया सकता है। एक मुश्त रकम ब्याज सहित वो पा सकता है और अपने दीर्घकालीन लक्ष्यों की पूर्ति कर सकता है। डाकघर बचत बैंक में विनियोजन हेतु कई प्रकार के खाते खोले जाते हैं, जैसे कि डाकघर बचत खाता। कोई भी व्यक्ति डाकघर में कम से कम 5 रुपये जमा करके अपने नाम संयुक्त रूप से या नाबालिग के नाम पर संरक्षक के रूप में खाता खुलवा सकता है। आपने देखा था कि बैंक में क्या होता है, जो खाता खुलवाया जाता है उसमें जो राशि होती है वो अत्यधिक होती है, और डाकघर में बैंक में क्या है, जैसे 100 रुपये है, 500 है, 1000 है, 1500 है, 2000 है, इतनी उसमें राशि होती तब जाकर क्या है बचत बैंक में खाता खुलवाया जाता है। परंतु डाकघर में एक यही फ़ायदा होता है कि जिसके पास इतनी धनराशि नहीं होती है, गरीब लोग भी अपनी कम से कम पैसों में यानी 5 रुपये से अपना खाता खुलवा सकते हैं। डाकघर बचत बैंक में व्यक्ति अधिक से अधिक 2500 रुपया या 25,000 रुपये तथा संयुक्त रूप में 50,000 रुपये तक जमा करवा सकता है। बचत खाते में सप्ताह में जब चाहे जितनी बार चाहे रुपये जमा करवा सकता है।
परंतु सप्ताह में 2 बार से अधिक रुपए निकाल नहीं सकता है। जमा तो वो काफ़ी बार करवा सकता है, लेकिन निकलवाने की भी लिमिटेशंस होती हैं। वो क्या है, वो 2 बार ही लिमिट है, वो 2 बार में ही क्या है पैसे निकाल सकता है। बचत की धनराशि पर डाकघर ब्याज देता है। वर्तमान में यह दर 4 से 5% तक है। इस बचत में जो भी ब्याज मिलता है वह आयकर मुक्त होता है, यानी इसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है। इस प्रकार के खाते पर समय समय पर कोई उपहार योजनाएं भी चलाई जाती है, कूपन भी दिए जाते हैं। 5,000 रुपये से अधिक जमा राशि पर फ्री कूपन दिया जाता है, जिसमें ढेरों सारे इनाम होते हैं। दूसरी जो इसके अंदर योजना है वो है डाकघर सावधि योजना, पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट। डाकघर में सावधि जमा योजना की शुरुआत डाकघर विभाग के अंतर्गत सन 1970 में किया गया था। यह योजना बैंक की मियादी जमा योजना से काफ़ी मिलती जुलती है। यह योजना 4 प्रकार की होती है। एक होती है 1 वर्षीय जमा योजना, 2 वर्षीय जमा योजना, 3 वर्षीय जमा खाता और 5 वर्षीय जमा खाता योजना। इस योजना के अंतर्गत व्यक्ति स्वयं के नाम अथवा किसी के साथ मिलकर संयुक्त रूप से खाता खोल सकता है। नाबालिग एवं मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति का भी खाता खोला जा सकता है, परंतु उनके खाता खोलने के लिए अभिभावक संरक्षक का होना अनिवार्य है। दूसरा, इस योजना में व्यक्ति न्यूनतम 50 रुपये या उसके गुणकों को एक निश्चित अवधि यानी 1 वर्ष से 5 वर्ष तक के लिए जमा करवा सकता है। और इसमें अधिकतम राशि की कोई सीमा नहीं है। न्यूनतम इसमें 50 रुपये है, लेकिन अधिकतम के लिए इसमें कोई लिमिट नहीं है। तीसरा, इसमें देश की आर्थिक नीतियों परिवर्तन के कारण ब्याज दर में परिवर्तन होता है। वर्तमान में ब्याज दर अत्यंत ही कम यानी 6.5 से 7.5% ही है। फिर इस योजना के अंतर्गत ब्याज का भुगतान प्रतिवर्ष किया जाता है, परंतु ब्याज की गणना हर 6 माह में आवश्यक रूप से कर दी जाती है। 1 वर्ष से अधिक अवधि वाले जमा खाते को चाहे तो खातेदार 1 वर्ष की अवधि पूरा होने के बाद बंद करवा सकता है, परंतु इस स्थिति में ब्याज दर निर्धारित ब्याज दर से 1-2% कम मिलती है। अगला क्या है, इसमें जमाकर्ता को नामांकन करने की सुविधा रहती है। यदि दुर्भाग्यवश जमाकर्ता की मृत्यु हो जाती है तो समस्त जमा धनराशि और उसका जो भी ब्याज बनता है वो अवधि पूर्ण होने पर नामांकित व्यक्ति को मिल जाती है, यानी उसके जो भी नॉमिनी होता है उसको वो राशि मिल जाती है। खाते का हस्तांतरण आसानी से एक डाकघर से दूसरे डाकघर में किया जा सकता है, यानी ट्रांसफ़र करवाना होता है कई बार तो हमें दूसरी जगह जाना पड़ता है, तो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह हमारा खाता ट्रांसफ़र हो जाता है। अगली है वर्ष 2000 तक इस खाते में प्राप्त ब्याज 10,000 रुपये तक आयकर से मुक्त रहता है, परंतु अब इसमें व्यापक परिवर्तन हुए हैं। 2000 तक तो क्या था कि इसमें 10,000 रुपये तक आयकर से मुक्त होती थी, लेकिन आजकल क्या है काफ़ी सारे रूल्स चेंज हो गए हैं, तो उन रूल्स के अंतर्गत आने लगे। अगली जो हमारी जो विनिमय योजना है, विनियोग का जो साधन है वो राष्ट्रीय बचत पत्र है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है। भारतीय सरकार द्वारा यह योजना चलाई गई, जिसका मुख्य उद्देश्य अल्प बचत को प्रोत्साहन देने के साथ साथ ही एकत्र पूंजी को आर्थिक विकास में लगाना है। कोई भी व्यक्ति जितनी राशि का चाहे राष्ट्रीय बचत खरीद सकता है। पहले यह बचत पत्र कितने वर्षों का होता था, इसके भुगतान का समय निश्चित रहता था। निश्चित अवधि पूरा होने के बाद राष्ट्रीय बचत पत्र की राशि ब्याज सहित प्राप्त हो जाती थी, परंतु यदि कोई व्यक्ति निर्धारित अवधि से पूर्व ही धन का भुगतान प्राप्त करना चाहता है तो वह 3 वर्ष के पश्चात ही धन प्राप्त कर सकता था।
इस स्थिति में ब्याज दर में कटौती कर दी जाती थी, अतः धन की हानि होती थी। यानी उसने जितना भी अपना पैसा जमा करवाया है, अगर वह समय से पहले निकालता है तो उसके ऊपर जो भी ब्याज मिलता था वो उसकी कटौती करके फिर उसको वो दे दिया जाता था। पहले राष्ट्रीय बचत पत्र 6.5 वर्ष में दोगुने हो जाते थे, परंतु वर्तमान में ब्याज दर में कमी होने से यह 8 से 7 वर्ष में माह में दुगने होते हैं। साथ ही इसे 6 वर्ष के पहले नहीं भुनाया जा सकता है। वर्तमान में NSC पर देय ब्याज दर 8% है, यानी नेशनल जो सेविंग सर्टिफिकेट है इस पर 8% तक ब्याज मिलता है। इस पर मूल राशि 15 से 20% तक आयकर में छूट मिलती है। जितनी भी हमारी टोटल जो राशि होती है उसका 15 से 20% है वो इनकम टैक्स फ्री होती है, बाकी जो होगी उसके ऊपर इनकम टैक्स लगता है। परंतु परिपक्व होने पर जो राशि ब्याज स्वरूप प्राप्त होती है वह व्यक्ति की आय होती है, अतः इन कारणों से उस पर कर लगाया जाता है। राष्ट्रीय बचत 4 प्रकार के होते हैं। राष्ट्रीय बचत पत्र वो 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है 7 वर्षीय राष्ट्रीय बचत पत्र, दूसरा होता है राष्ट्रीय बचत पत्र षष्ठम निर्गम, अगला होता है राष्ट्रीय बचत पत्र सप्तम निर्गम तथा राष्ट्रीय बचत पत्र 8वां निर्गम। ये क्या है? वर्तमान में उपरोक्त तीनों राष्ट्रीय बचत पत्र क्रम संख्या 1 से लेकर 3 तक बंद कर दिया गया। जो उपयुक्त आपको बताया, द्वितीय निर्गम, षष्ठम निर्गम और सप्तम, ये बंद कर दिए। केवल राष्ट्रीय बचत पत्र 8वां निर्गम ही चालू है। यह बचत पत्र कम से कम 100 रुपये तक के खरीदे जा सकते हैं। यह 100, 500, 1000, 5000 या 10,000 रुपये के मिलते हैं। इस पत्र को कोई भी व्यक्ति अपने नाम से खरीद सकता है। यह पत्र 6 वर्ष का होता है। इससे पूर्व उसका भुगतान नहीं किया जाता है। पहले राष्ट्रीय बचत पत्र में लगाया गया धन 6 वर्षों में दुगना होता था, परंतु अब इसे दुगना होने में 8 से 7 वर्ष का समय लगने लग गया है। 8 वर्ष 7 माह का समय लगता है। 10,000 रुपये का बचत पत्र 6 वर्षों में 16,000 रुपये हो जाता है तथा ब्याज पर आयकर भी लगता है, यानी इसका जो भी ब्याज होता है उस पर इनकम टैक्स भी लगना शुरू हो जाता है। अब बात करते हैं हम किसान विकास पत्र की। इस योजना की शुरुआत भी अल्प बचत को प्रोत्साहन देने के लिए किया गया। इसे क्रय करने हेतु राष्ट्रीय बचत पत्र की भांति ही निर्धारित फार्म पर पोस्ट मास्टर के नाम प्रार्थना पत्र देने पड़ते हैं। निर्धारित फार्म में सभी आवश्यक सूचनाएं भरनी पड़ती हैं तथा अपने हस्ताक्षर करना पड़ता है। प्रार्थना पत्र की आवश्यक जांच करने के उपरांत पोस्ट मास्टर किसान विकास पत्र जारी कर देता है। पहले किसान विकास पत्र में विनियोजित किया गया धन 5 वर्षों में ही दुगना हो जाता था, परंतु अब ब्याज दर में कमी आने से यह 8 से 8.5 वर्षों में दुगना होने लग गया है। यह 100 रुपये के मूल्य से लेकर 5,000 रुपये के मूल्य तक मिलता है। जैसे हमने पीछे बात की थी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की, वैसा ही यह होता है। इसके चोरी होने, गुम होने, जल जाने या नष्ट होने पर NSC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की भांति ही इसे आवेदन देकर फिर से नया प्राप्त किया जा सकता है। अतः इसमें धन का सुरक्षित विनियोग होता है, परंतु इसमें विनियोजित धन में आयकर में छूट नहीं मिलती है। उसमें भी इनकम टैक्स में छूट नहीं मिलती थी, इसमें भी। इसे कोई भी कंपनी, निगम, साझेदारी फार्म, संस्था एवं संस्थान भी खरीद सकता है। जितनी राशि का चाहे उतनी राशि का किसान विकास पत्र किसी भी डाकघर से खरीदा जा सकता है। इसमें नामांकन की भी व्यवस्था है। क्रेता की मृत्यु होने पर नामांकित व्यक्ति को ब्याज सहित धन प्राप्त हो जाता है। तो आज का हमने किसान विकास पत्र किया, राष्ट्रीय बचत पत्र किया है और हमने डाकघर जमा योजना किया। तो आज की क्लास में इतना ही करेंगे, बाकी हम कल की क्लास में करेंगे। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।